हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए पैसिव एलिमेंट चैप्टर के क्वेश्चन लाए हैं। तो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले जितने भी हैं स्टूडेंट वो इस चीज़ को अच्छे से देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कह रहा है ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र है। तो ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या है? एक्चुअली सबसे पहले हम बात करते हैं ओम के नियम की। तो ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन यानी टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर बहने वाला विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यानी एक बार और, यदि किसी चालक मतलब वायर या कह सकती हो तार शुद्ध देसी भाषा में, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें के सिरों पर लगा विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। अब समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा? आपका एक कांस्टेंट आर, जो जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन आई। आर को किस में डिफाइन करते हैं? ओम में, बी को वोल्ट में और आई को एम्पियर में। ये बात समझ में आ गई। तो जो ओम का नियम होता है बेसिकली वो क्या करता है? रेखीय होता है। वो एज ए केवल चालकों के लिए लागू होता है। इस तरह का ग्राफ होता है लीनियर, जिसे बोलते हैं हम लीनियर। यह केवल चालकों के लिए होता है। अगर हम बात करें अर्धचालक और कुचालक के लिए ये लागू नहीं होता, केवल चालकों के लिए लागू होता है ओम का नियम। अब चालक क्या होते? वे मटेरियल होते हैं जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। अर्धचालक क्या होते? वे मटेरियल जिनमें करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाए, यानी कठिनाई से हो, जैसे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। कुचालक क्या होते? जैसे आपका रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना। तो आपका जो ओम का नियम है वो कैसा ग्राफ दर्शाता है? लीनियर, रेखीय है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रतिरोध बेसिकली क्या करता है? करंट का विरोध करता है, यानी धारा की मात्रा को क्या करता है? घटाता है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वह संधारित्र जिसकी धारिता उच्च होती है तो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कैसा होता है? देखो इस तरह होता है, इसका सिंबल इस तरह होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसे, ठीक है, प्लस माइनस इलेक्ट्रोलाइट। इसकी धारिता क्या होती है? उच्च होती है। नेक्स्ट कह रहा है कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 और 2 हम कैसे हैं? पैरेलल में है, यानी समांतर में है। समांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/, समांतर यानी पैरेलल 1/RP बराबर 1/2 प्लस 1/2, 1/2, 1/2 आधा और आधा कितना हो जाएगा? 1। RP टोटल कितना निकल आएगा? 1 ओम। 1 ओम ये आ गया, ठीक है इसका, और 1 ओम ये रहा। दोनों कैसे हो जाएंगे? सीरीज में। RS के लिए, सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होगा? R1 प्लस R2, यानी 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 ओम हो जाएंगे। तो आपका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है जब 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो क्या होगा? जब 2 प्रतिरोध हैं उनको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, जैसे मान लो 2 प्रतिरोध ये हैं, और ये, इनको हमने बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस, ये 2 ओम मान लिया, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, समांतर क्रम में जोड़ दिया इनको, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/RP बराबर 1/2 प्लस 1/2, यानी R1 प्लस 1/R2
ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 1/RP बराबर 2, क्या ले लेंगे एलसीएम 1 + 1 बराबर 2/2, यानी कितना आ गया RP बराबर पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 ओम। हमने लगाए थे 2-2 ओम के, लेकिन क्या हुआ 1 ओम आया तो रेजिस्टेंस क्या होता है घट जाता है ना। और पैरेलल में क्या होता है रेजिस्टेंस घटता है और समान क्या रहता है इसमें वोल्टेज समान रहता है। यहाँ पे भी वोल्टेज सेम रहेगा और इस वाले ओम पे भी वोल्टेज सेम रहेगा। लेकिन सीरीज में क्या होता है करंट अलग अलग, सीरीज में करंट सेम होती है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में करंट अलग अलग होती है। जैसे हम देखें आई करंट यहाँ से गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगी I1 और यहाँ क्या हो जाएगी I2, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा सेम रहेगा पैरेलल में। तो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है, तो ए इज़ राइट आंसर। अगर हम बात करें मैक्सवेल और हेव ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज और हेव ब्रिज, इन दोनों का यूज बेसिकली प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इस तरह कुंडली रहती है एल, इसका मात्रक क्या होता है हेनरी। अगर हम बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज की तो इससे क्या मापते हैं रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन से। और किससे मापते हैं रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन और केल्विन, केल्विन ब्रिज से भी क्या मापते हैं रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें कैपेसिटी की यानी धारिता की तो सीरिंग ब्रिज से मापते हैं। सीरिंग ब्रिज से क्या मापते हैं हम कैपेसिटी। इसको काय में मीजर करते हैं फैराड या माइक्रो फैराड में मीजर करेंगे MF या F केवल। रेजिस्टेंस को ओम में, तो व्हीटस्टोन से क्या मापते हैं अज्ञात प्रतिरोध। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए प्रपत्र में I3 का मान होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक किरचॉफ लॉ का क्या है क्वेश्चन है। तो किरचॉफ लॉ दो प्रकार के होते हैं। पहला किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ क्या है किरचॉफ का, और सेकंड फर्स्ट लॉ कहता है किरचॉफ का किसी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का योग बीजगणितीय योग क्या होता है शून्य होता है। जैसे डायग्राम में देखें, ठीक है, ये I1 और ये I2 और ये I3। तो देखो I1 कहाँ जा रही है संधि की ओर आ रही है, ठीक है, I2 भी संधि की ओर आ रही है, लेकिन I3 क्या जा रही है संधि से दूर। तो इनका बीजगणितीय योग क्या होगा शून्य। तो I1 + I2 और जो संधि से दूर जा रही है उसको माइनस में लेंगे, -I3 बराबर 0, यानी संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है शून्य होता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है किसी परपथ विद्युत परपथ में लगे रेजिस्टेंस और धारा का गुणनफल उस लूप में लगे विद्युत वाहक I1 R1 R2 बराबर में प्रवाहित धारा का जो बीजगणितीय योग है उस लूप में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है IR = सिग्मा E, ये चीज़ निकल के आएगी आपकी, या इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है I3 का मान पूछ रहा है। तो देखो I3, तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि से दूर कौन कौन सी आ रही हैं -5 और संधि की ओर कौन कौन सी आ रही हैं, और एक कौन संधि से दूर कौन जा रही है -7 और संधि की ओर कौन कौन सी आ रही हैं
+8 और +I3 संधि की ओर जो आ रही हैं उनको प्लस में लेंगे और संधि से दूर जा रही हैं उनको माइनस में लेंगे। संधि ये होती है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट संधि होता है आपका बीच वाला, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, -5 -5 -10 -17 +8 +I3 बराबर 0, ठीक है। तो अब घटा दो, कितना आ गया, 17 में से 8 गया, -9 +I3 बराबर 0। तो I3 बराबर कितना आ जाएगा, 9 एम्पियर। तो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है डीसी पर्पज में वोल्टेज को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज को घटाने के लिए प्रतिरोध, यानी जब करंट घटेगी तभी तो होगा, वोल्टेज घटेगा तो प्रतिरोध का यूज करेंगे। सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा किरचॉफ का नियम है। अभी अभी बताया था, किसी बंद परपथ में, जैसे कोई बंद परपथ है, ये प्लस माइनस, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, एक ये प्लस माइनस, एक बैटरी ये हो गई, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया। तो देखो ये इसको हमने बोल दिया E1 और इसको क्या कह दिया, बैटरी E2, इसको क्या बोल दिया, R1 और इसको R2। तो किसी बंद परपथ में लगे रेजिस्टेंस और उनमें बहने वाली धारा का गुणनफल का योग उस लूप में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी E1 + U2 के बराबर होगा। एक बार और, किसी बंद परपथ में लगे रेजिस्टेंस और उनमें प्रवाहित धारा का बीजगणितीय योग उस लूप में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं सिग्मा IR आर इक्वल सिग्मा E, जो कि हमारा क्या है, A इज़ राइट आंसर। तो एक बार और, किसी बंद परपथ में लगे रेजिस्टेंस और उसमें प्रवाहित धारा का बीजगणितीय योग उस लूप में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, बराबर है ना, तो A इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है चित्र में किस प्रकार का प्रतिरोध दर्शाया गया है। तो ये वायर बाउंड टाइप है, तो A इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है धारिता से प्रवाहित नहीं होती। तो देखो धारिता से कौन प्रवाहित नहीं होता, एक फॉर्मूला होता है धारिता का, C बराबर ε0 K/d, जहाँ C क्या है, धारिता है आपकी, ε0 क्या है, परावैद्युतांक की शीलता, परावैद्युतांकशीलता या बोलते हैं प्रावैद्युतशीलता, एक ही बात है। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 और K क्या है, परावैद्युतांक पदार्थ यानी मटेरियल। वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, परावैद्युतांक मटेरियल का मान क्या होता है वायु या निर्वात के लिए, 1। ये क्या है आपका, प्लेटों के बीच क्षेत्रफल। अगर कैपेसिटर है इसके बीच में क्या भरा रहेगा, परावैद्युतांक मटेरियल प्लस, और इस तरफ ये माइनस, ये बीच में क्या रहता है, परावैद्युतांक मटेरियल भरा रहता है, ठीक है, कैपेसिटर के बीच में। तो ये क्या है, ये अपना क्या है, क्षेत्रफल है, और D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो देखो अपना फॉर्मूले से क्या था कि C बराबर ε0 K/d। तो इस पर भी निर्भर कर रहा है, इस पर भी, और इस पर भी, इस पर भी, लेकिन आवृत्ति पर निर्भर नहीं कर रही थी कैपेसिटी। कैपेसिटी किस पर नहीं निर्भर कर रही थी, आवृत्ति। तो आपका क्या होगा, D इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कार्बन प्रतिरोधकों को बनाने के लिए इनमें से कार्बन के किस रूप का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है कार्बन प्रतिरोध बनाने के लिए, तो C इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और उसके मध्य लगा बल होता है। यदि हम बात करें
आवेशों के मध्य की दूरी आदि करें तो ये कूलॉम का नियम क्या बोलता है? कूलॉम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलॉम का नियम होता क्या है? किन्हीं दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के कैसे समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अपना फॉर्मूला निकल के आता है। अब वो कह रहा है कि बीच की दूरी क्या कर दिया है? आधी कर दिया है, तो बल कैसा होगा? तो बीच की दूरी साहब आधी कर देते हैं, यानी R/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो जो निकल के आएगा अपने सामने कितना आएगा? R²/4। तो 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 4/R²। तो कितना होगा? 4 गुना होगा बल पहले की अपेक्षा। तो 4 गुना। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है किसी चालक में उपस्थित प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता? तो प्रतिरोध अगर देखें किस पर निर्भर करता है तो R बराबर होता है एक B/I फॉर्मूला, और एक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A, जिसमें R क्या है? रेजिस्टेंस, रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L क्या है? लंबाई, A क्या है? क्षेत्रफल, रो का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसे। ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर। एल किस में मापेंगे? मीटर या सेंटीमीटर में। एरिया को किस में मापेंगे? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखा रेजिस्टेंस किस पे? रो पे, एल पे, ए पे, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे? RT बराबर होता है फॉर्मूला R01 प्लस अल्फ़ा टी। तो T क्या होता है हमारा? टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस किस पे भी निर्भर करता है? टेम्परेचर पे भी। और कह रहा है पदार्थ की मात्रा पे भी निर्भर करता है रेजिस्टेंस, लेकिन विद्युत धारा की चाल पर निर्भर नहीं करता। तो ए इज राइट आंसर। विद्युत धारा की चाल पर निर्भर नहीं करेगा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट कह रहा है डीसी की आवृत्ति होती है, तो डीसी की आवृत्ति क्या होती है? शून्य होती है। अगर डीसी की आवृत्ति देखें तो क्या होगी हमारी? डीसी की आवृत्ति शून्य होगी। डीसी की, है ना, डीसी की फ्रिक्वेंसी FR फ्रिक्वेंसी, ठीक है, क्या होती है? शून्य। एसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? एसी की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, एसी डीसी में अंतर देखें तो ये एसी और ये डीसी, तो फर्स्ट अंतर तो यही है कि एसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। डीसी की कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। एसी का डायग्राम कैसा होता है? इस तरह। जो वेव है वो दोनों में होगी प्लस माइनस, लेकिन बट डीसी में क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में चलेगी, या तो प्लस में चलेगी या आपके माइनस में चलेगी वेव, है ना, एक ही डायरेक्शन में चलेगी। और दूसरा क्या है? जो एसी है वो समय के और परिमाण के साथ बदलती है, बट इसमें केवल परिमाण होता है ना, दिशा नहीं होती। डीसी में क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती। इसमें क्या परिमाण और दिशा दोनों होता है ना, प्लस माइनस इसका परिमाण है और दिशा भी है। तो डीसी की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 0 हर्ट्ज। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है एक रेजिस्टिव लोड वोल्टेज वितरण होता है। वोल्टेज क्या होता है आपका? V बराबर IR। तो कौन सा ऑप्शन है? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यार इतनी मेहनत से बनाता हूँ, शेयर तो कर ही दिया करो यार भाई लोग। धन्यवाद।